स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें कि स्टूडेंट्स रीसेंट एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। हर एक क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में भी एज इट इज पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। A teacher is looking for a learning management system that can integrate with multiple assessment tools and track students progress. आप लोगों को यहाँ पर बोला है कि एक टीचर है जो कि एक ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टूल की तलाश में है जिसकी मदद से वो बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीपल असेसमेंट टूल्स को, मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं जिससे कि टीचर्स आसानी से स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कर सके। ऐसे टूल्स को इंटीग्रेट किया जाए एंड स्टूडेंट्स की जो भी प्रोग्रेस है, यानी कि पूरी प्रगति जो उन्होंने पूरे साल में की है, उस चीज को भी आसानी से ट्रैक किया जाए। ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टूल का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है मूडल, जूम, ग्रामरली एंड टर्निटिन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जूम को तो हम बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जूम एक वीडियो कॉलिंग और मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स अगर करनी है तो उसके लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। ग्रामरली क्या होता है? अगर आप लोग इंग्लिश टाइप कर रहे हो, आपको इंग्लिश ग्रामर चेक करनी है आपके पैराग्राफ में, सेंटेंस में, तो ग्रामरली ऐप उसमें आपको हेल्प करता है। या फिर आपको प्लेजरिज्म चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रामरली हेल्प करता है। टर्निटिन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो प्लेजरिज्म यानी कि जो साहित्यिक चोरी है उसको पकड़ने के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों की 2, 3 एंड 4 करेक्ट आंसर्स नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मूडल। एलएमएस का एक एग्जाम्पल मूडल है। उसी तरीके से एलएमएस के अंदर आपका कैनवास भी आता है, तो हो सकता है अगली बार मूडल की जगह ऑप्शन में आपको कैनवास लिखा हो। तो अब आपको इसका सही आंसर पता चल गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इस सिलेबस कवरेज के साथ 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस कंप्लीट कोर्स के साथ फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस अपडेटेड मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन के लिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें हर सवाल के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में इजी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो नया बैच 19 मई से शुरू हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देखिए, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर 1, कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हैं। डेमो क्लासेस है, यहाँ पर पेपर 1 के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपके सामने है, जहां पर आप किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी अपने समय के अकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। The knowledge that we are not conscious of recalling but that influence our behavior or thoughts without our awareness is called what? देखिए लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने लर्नर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था। उसमें मेजरली इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और एपिसोडिक मेमोरी होती है ना? अब यहाँ पर आपसे पूछा है, उस मेमोरी का नाम आपको ढूंढ कर देना है जिसमें कि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है? और जो मेमोरी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, वो भी बिना हमारी जानकारी के। यानी कि देखिए, इसका मतलब ये है कि कई बार कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं जिसको हम याद नहीं करना चाहते। जैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में कोई एकदम से कोई पुराना गाना आ जाए या किसी पुराने फ्रेंड की याद आ जाए जिसको शायद आप खुद से याद नहीं कर रहे थे, बट नेचुरली वो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, वो फ्रेंड की आपको याद आ गई। तो उसी तरीके से पूछा है कि उस मेमोरी को, उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट मेमोरी। कोई भी मेमोरी जो हमारे दिमाग में बिना हमारी अवेयरनेस के आ जाए, अनचाहे हमारे दिमाग में कोई याद, अगर कोई गाना, कोई थॉट आ जाए, उसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है? एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है कुछ पुरानी यादें जिनको हम जानबूझकर खुद बार बार याद कर रहे हैं। ठीक है? उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ। अब देखिए, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है?
ग्रुप अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पर कोई एक ग्रुप में स्टूडेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पूरे ग्रुप को क्रेडिट दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये है ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होता है कि पूरे ग्रुप ने मिलकर काम तो किया ही है, लेकिन स्पेसिफिकली आपका उस ग्रुप में या उस काम को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या रोल रहा था, आपने उसमें क्या काम किया है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी उसको बोला जाता है। व्यक्तिगत जवाबदेही उसको बोला जाता है। तो ये होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव लर्निंग में। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग हमें सिखाता है कि कैसे कोऑपरेट करके, यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से मदद लेते हुए हम किसी कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है? और उस कार्य को पूरा करने में आपने पूरे ग्रुप के साथ मिलकर क्या काम किया, इंडिविजुअली आपका क्या उसमें रोल था, ये सब चीजों को देखा जाता है। जो कुछ भी अभी आपको देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग की डेफिनेशन बताई, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी आप लोगों को बताया, सबकी इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। Which of the following are the strategies of cooperative learning? देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कोऑपरेटिव लर्निंग हमें सिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को मिलजुल कर काम करना सिखाया जाए, कैसे स्टूडेंट्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। अब इसके अंदर हमारे पास 10 से 12 स्ट्रेटेजीज आती हैं जहां से रिसेंटली बहुत सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्नर्स। यस, कॉर्नर्स एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है जहां पर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, पूरी क्लास को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स के ओपिनियन अलग अलग होंगे। तो एक जैसे ओपिनियन वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उनको बोला जाएगा कि अपना जो भी व्यू है उसको अपने ग्रुप में डिस्कस करो और फिर उसको पूरी क्लास के सामने आप लोग शेयर करो कि इस पॉलिटिकल पार्टी का या जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं। ठीक है? स्टूडेंट्स को अपने ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करने की पावर बढ़ाने में ये कॉर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक हेल्प करता है। तो ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आगे है फिश बाउल मेथड। तो फिश बाउल मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आउटर सर्कल, एक होता है इनर सर्कल। ठीक है? जो इनर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और जो आउटर सर्कल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दोनों जगह पर नहीं है, तो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को। और देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने सही उत्तर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स कॉर्नर्स भी है, फिश बाउल भी है, टीम वर्ड वेबिंग भी है एंड राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। टीम वर्ड वेबिंग में क्या होता है, एक बड़ी शीट में या ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी है, वहां पर सेंटर में टॉपिक का नाम लिख दिया जाता है, कॉन्सेप्ट लिख दिया जाता है और स्टूडेंट्स फिर उस टॉपिक पर क्या करते हैं, अपना जो भी प्रायर नॉलेज है, पिछला नॉलेज है, उस चीज को रिकॉल करते हैं और फिर क्लास में जाकर के उसको डिस्कस करते हैं। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के रोल जो है ग्रुप वर्क के अंदर चेंज किए जाते हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में उनको डिटेल में चीजें समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर टूल्स दिए हैं और कौन सा टूल किस लिए यूज होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कहूट, पेडलेट, लैबस्टर एंड टर्निटिन। चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कहूत किस लिए यूज किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को, ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली कहूत जो है वो क्विज और रियल टाइम असेसमेंट के लिए यूज होता है। ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है? पेडल जो है ऑनलाइन कोलेबोरेटिव स्पेस है, वर्चुअल वॉल है। इस बेसिकली ये पेडल्ड नहीं है, ये पेडलेट है। क्लियर? लैबस्टर जो होता है एक वर्चुअल साइंस लैब सिस्टम हम लोगों को ये प्रोवाइड करवाता है। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर आप घर पर बैठकर केमिस्ट्री का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ठीक है, फिजिक्स का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो लैबस्टर एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर पर बैठकर ये सब चीजें कर सकते हो। टर्निटिन जो है ये एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली प्लेजरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी, जो साहित्यिक चोरी होती है, उसको पकड़ने में हमें हेल्प करता है।
Which of the following sequence in the development of interest in a subject by a learner is appropriate? So आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा है, ठीक है? किस किसी शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय में रुचि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि एक व्यक्ति का इंडिविजुअली किसी चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा है सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड, कई बार होता है ना परिस्थिति के हिसाब से या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हमारे पास आता है कि सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा, और देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं डी, दैट इज सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन। अब देखो ऑप्शन बी ने तो हमें बोला कि किसी सिचुएशन किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के हमारा कोई इंटरेस्ट, जैसे अगर हम मान लो किसी लॉयर के आसपास बैठे तो हमें लगेगा यार ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लॉयर बनना चाहिए। किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पास बैठे तो हमें लगेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। तो ये एक सिचुएशनल इंटरेस्ट है जो कि ट्रिगर हुआ हमारे दिमाग में आया। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो सिचुएशनल इंटरेस्ट है वो मेंटेन्ड रहा, वो ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहा, उसको हमने अपनी रुचि बना ली, वो परमानेंट हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। इमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत रुचि भी जो है उसमें उभरने लगी है। लास्ट ऑप्शन आता है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचते तो आंसर निकल सकता था। लेक्चर मेथड, अब देखिए लेक्चर मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है। अब इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सवाल बोल रहा है कि लेक्चर मेथड शेल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास, अभी भी इसको क्लास में सेलेक्ट किया जाना चाहिए अगर टीचर इज अ गुड ऑरेटर, टीचर अगर अच्छा वक्ता है। कई बार ऐसा होता है ना टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा टीचर है तो लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, अगर एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स आप समझते हो, उससे अबव अगर हर एक स्टूडेंट है तो बोल रहा है कि उस समय लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, नो। करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड, सो कई बार होता है ना हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी डिमांड ही ऐसी होती है कि हमें लेक्चर मेथड ही देना पड़ता है। अब जैसे जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आप हैं, हिस्ट्री के टीचर्स हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल या और चीजें पॉसिबल नहीं है। लेक्चर मेथड जिसके अंदर हम स्टोरीज के थ्रू सिर्फ सामने वाले को बता सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, तो हमारा करिकुलर ऑब्जेक्टिव ही ये है, तब हमें लेक्चर ही देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बी तो देखो वैसे भी किसी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है ना, ए को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। आगे डी क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो, अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर को कि आप लेक्चर मेथड ही दो तो बोल रहे हैं कि लेक्चर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सी और डी भी हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन मोर पावरफुल सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड सो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कुछ भी बोलेंगे। ऑप्शन डी में बोल रहे हैं ना स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करें, तो स्टूडेंट्स अगर कुछ भी बोलेंगे एज अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इस अकॉर्डिंग पढ़ाएं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। क्लियर? स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही यूनिट वाइज अपडेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करती रहूं डेली, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोगों को अगर नहीं भी लॉज आते हैं, यहाँ पर कुछ लॉ दिए हैं, कुछ मेथड्स दिए हैं इस वाली लिस्ट में, अगर नहीं भी आते ना, लॉजिक लगाकर इसका आंसर आप निकाल सकते थे। कैसे? पहला ऑप्शन बोल रहा है चिल्ड्रन टेंड टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, बच्चे जो अपने माता पिता के समान होने की कोशिश करते हैं या होते हैं। तो देखो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ए को हमने फोर्थ से मैच किया, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ। आगे देखते हैं चिल्ड्रन टेंड टू डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफर मतलब वेरिएशन, वेरिएशन यही होता है ना, वेराइटी, वेरिएशन अलग, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बी को थर्ड से मैच करके, तो ये देखिए ए का फोर्थ बी का थर्ड हमें यहाँ पर मिल गया अपना सही आंसर। तो कई बार क्या होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम लोगों को मतलब नहीं पता होता कॉन्सेप्ट, नया कोई कॉन्सेप्ट आया है तो उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बेसिक सा लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है, डेफिनेटली हमें आंसर पेपर 1 में मिल जाते हैं, ठीक है।
आगे भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन टेंड टू मूव टूवर्ड्स एवरेज रादर देन फर्दर। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। चिल्ड्रन गेट हेरिडिटी फंड इन डिमिनिशिंग हेरारिकल ऑर्डर, ये है गैल्टन्स बायोमेट्री मेथड। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2024 में ही नेट एग्जाम में आया है। तो आगे आने वाले पेपर में भी इसी से रिलेटेड सवाल गारंटेड बनेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर है ऐप में, आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स है, स्वयं, मूडल, ओपन एक्सेस और एच इंडेक्स। साथ में इनके डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये किसके अंडर आते हैं। तो स्वयं से ही शुरू करते हैं। देखिए, स्वयं जो है और मूक जो है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इंटीग्रली रिलेटेड है ये दोनों। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को अगला ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है और स्वयं कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है। सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, बताओ जरा क्या फुल फॉर्म है स्वयं की, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो ए का फोर्थ है, बट ये मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है मूडल। मूडल क्या है हमारे पास, मूडल बेसिकली एलएमएस है। एलएमएस का मतलब क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और मूक के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े ना, कहूत, पेडलेट, ये सब एलएमएस के अंडर आते हैं। सो मूडल भी उसी का एक पार्ट है। तो बी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे और बी का फर्स्ट यहाँ पर है, ए का फोर्थ यहाँ पर है। तो हमें देखिए दो ऑप्शन से ही हमेशा सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस जो है OER होता है। OER की फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसको याद रख लेना क्योंकि सवाल में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये फुल फॉर्म नहीं लिखी थी। ठीक है, एच इंडेक्स जो है ये स्कोपस इसका एक एग्जाम्पल है। When students encounter difficulties in class, the teacher should not। कई बार स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझने में या किसी चीज को समझने में दिक्कत आती है क्लास में, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। Give frequent opportunities to them to respond in classroom। कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देनी है, मौका देना है, बार बार अवसर देते रहना है लगातार कि आप क्लास में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ये तो टीचर को करना चाहिए और हमें पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। हमें चीजों को जो है कम कर देना है, काम जो है बच्चों का कम कर देना है, जो उनको टास्क दिया उसको कम कर दो। ठीक है, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी हैव टू सेलेक्ट नॉट वाला कॉन्सेप्ट। एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। भविष्य और विफलता की समस्याओं पर जोर देना। तो एज अ टीचर कभी भी अगर स्टूडेंट क्लास में अटकते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उनकी विफलताओं पर हम जोर दे रहे कि तुम फेल हो गए, पहले भी तुमने कुछ नहीं किया था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following statements are correct pertaining to teaching? So teaching से related कौन सी statements correct हैं, हमें वो बताना है। टीचिंग एंड लर्निंग, अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है, आप लोग सीख रहे हो, ये लर्निंग है। दीज टू आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये दोनों इंटरनली एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है। ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको हटा दो। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस से ना फटाफट आप एलिमिनेट करते रहो तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाते हो, पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो ये गलत है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीचिंग है सिर्फ पढ़ाना, ट्रेनिंग में आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे आप, अब आपको सिर्फ मैं अभी पढ़ा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है, बता रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ टीचिंग हो रही है कि एक बुक लेकर बैठ गई हूँ और आपको सिखा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है। ट्रेनिंग होता है जब मैं रियल में आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगी, उसमें आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बी है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। और ये देखो, सिर्फ 2 ही ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को अपना सही आंसर मिल गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिखते जरूर बड़े हैं, बट इसमें आंसर बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। लर्निंग प्रोग्रेशन, ठीक है, सीखने की प्रगति के साथ अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित हमें करना है।
यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, explain ideas and concepts, draw connections, recall the fact and produce new work। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी तथ्य या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस चीज को पहले रिकॉल करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने पिछले एग्जाम के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था या फिर कोई टॉपिक पढ़ा था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था। इस बार अगर फिर आप बैठे हो पढ़ने, तो सबसे पहले आप पुराने तथ्यों को रिकॉल करोगे, है ना? तो सबसे पहले ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बोल रहा है, यहाँ पर ई बोल रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉल किया, उस इंफॉर्मेशन को अब हम नई सिचुएशन में यूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और आगे बोल रहा है एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कि रिकॉल करो पहले तथ्यों को, उसके बाद आइडियाज और कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एक्सप्लेन करो, फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उसको नई सिचुएशन में अपने आइडियाज के साथ नई सिचुएशन में यूज करो, फिर पुराने नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद नए वर्क को प्रोड्यूस करो। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें आप लोग जर्नल अपना नॉलेज लगा करके सॉल्व कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, सो लेसन प्लान होता है, उसको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को हम डिजाइन करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लिया, आपने समझ लिया कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, 230 से ज्यादा नंबर हमें लेकर के आने हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे। अब आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, लर्निंग आउटकम देख लिया, अब देखोगे कि कंटेंट क्या है, पढ़ें कहाँ से। देन पेडागोजी, पेडागोजी क्या है, एक लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो लर्निंग टेक्निक्स होती है बेसिकली उसको पेडागोजी बोलते हैं, बट यहाँ पर जनरली इसको यूज किया है। उसके बाद इवैल्यूएशन को डिजाइन करेंगे, मूल्यांकन भी अपना करते रहेंगे, एंड सबसे लास्ट में है डायग्नोस्टिक मेथड्स को हम डिजाइन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डेमोन्स्ट्रेशन, अब देखो जैसे केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, लैब में प्रैक्टिकल पहले टीचर करके बताते हैं, बच्चे ध्यान से देखते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन है ना? इससे क्या होता है, प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस। यस, ये भी सही है। आगे देखते हैं, शोज द टेक्निक, आपको टेक्निक बताता है कि कैसे काम करना है, बिल्कुल सही है। इट अराउज इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उस चीज की तरफ को बढ़ाता है, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा। सो स्वयं प्रभा में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितने चैनल्स हैं? तो इसमें है टोटल 40 चैनल्स। देखिए, कोई पुरानी वीडियो अगर आप मेरी या किसी और की देख रहे हो, पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, तो पहले स्वयं प्रभा में सबसे शुरुआत में 32 चैनल होते थे, उसके बाद उसको अपडेट किया गया, फिर 34 चैनल्स बनाए। आज के अकॉर्डिंग 40 चैनल्स है स्वयं प्रभा में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? स्वयं, ऑब्वियसली स्वयं के बारे में हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं उनको पता ही है। स्वयं है, स्वयं प्रभा भी है जिसके अंदर हमें 40 डीटीए चैनल्स मिलते हैं। ए और सी तो देखो सबको पता ही है। स्वयं का ही एक वर्टिकल है मूक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ई। तो ए, सी एंड ई। सो ए, सी एंड डी नहीं होगा यहाँ पर सही आंसर, ए, सी एंड ई है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन गलत था, हालांकि मैंने अभी करेक्ट कर दिया है, बट अगर फाइनल एग्जाम में भी इस तरीके से ऑप्शंस कभी गलत हो ना, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, चाहे गलत या अटेम्प्ट करके आओ, पर कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में गलती हुई है, ठीक है, तो उसके फिर ग्रेस मार्क्स सबको मिलते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance। एक स्टूडेंट की अभी की परफॉर्मेंस से अगर उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव, इप्सेटिव और इनफॉर्मल। तो ये होता है इप्सेटिव असेसमेंट। जैसे अगर आपके यूनिट टेस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं कि अब आपके, जैसे आपके 1 महीना पहले के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, अभी नंबर बहुत अच्छे आए, तो मैंने आपका कंपैरिजन किया कि यस, आपने 1 महीने में मेहनत की, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये इप्सेटिव असेसमेंट है।
In collaborative learning technique, from which of the following strategy listening skill is developed? So listening skill सबसे ज्यादा फिश बाउल मेथड में यूज होती है, जिसमें कि जो अंदर वाले सर्कल वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आउटर सर्कल वाले सिर्फ उस चीज को सुन रहे होते हैं, तो वो एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर? ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइंड मिस्टर और मेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो मेंटीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइव पोल जो होते हैं, फीडबैक जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंड माइंड मिस्टर यूज किया जाता है माइंड मैपिंग के लिए, इसके नाम से आप आइडिया लगा सकते थे। गूगल डॉक्स इज यूज फॉर कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट बेसिस पे चीजों को अगर शेयर करना है। एडुपजल जो है वो इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अभी क्लियर, आई होप आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल्स हैं उसमें से बोल रहे हैं कि चैनल नंबर 8 हमारा फिजिक्स, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है। अब आपसे पूछा गया है कि चैनल नंबर 8 का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एटलीस्ट जुड़े हुए हैं उनको इसका ट्रिक याद होगा कि कैसे चैनल्स के नाम याद रखने हैं, वो ट्रिक्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बता दो। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, जिसके ये 3 स्टेप्स हैं, ऑलरेडी भी हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने एक एक्सपर्ट है वो क्या काम कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को देखते हैं, है ना, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको देखते हैं। द टीचर और एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ पर्टिकुलर स्किल और कॉन्सेप्ट फॉर द लर्नर्स। सो मॉडलिंग का यही डेफिनेशन है, तो ए को हम थर्ड से मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन है, हमें आंसर मिल गया, राइट। कोचिंग में क्या होता है, देखो मॉडलिंग में क्या है, मैं ड्राइविंग आपको सिखाने आई हूँ, तो पहले दिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए। ये है मॉडलिंग, कि आप मुझे सिर्फ देख रहे हो, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, ठीक है, एज अ मॉडल आपके सामने काम करती हूँ। कोचिंग में क्या है, अब आप ड्राइविंग करोगे, मैं आप लोगों को कोचिंग दूंगी कि ये स्टेप्स को फॉलो करो, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, काम आप कर रहे हैं, बोल मैं रही हूँ, दैट इज इन कोचिंग। ये है ऑप्शन नंबर 1। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपको दिया जाता है। अब जैसे जैसे मुझे लगेगा कि दूसरे दिन से तीसरे दिन से आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो रही हैं, वैसे वैसे मैं बोलना कम कर दूंगी, मैं अपना सपोर्ट धीरे धीरे जो है आपकी तरफ को कम कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप डेवलप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स? वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, राइट। तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, एक तो हमने ये पढ़ा मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग, बी हमारा आंसर होगा, यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, तो ये 3 स्टेप्स हैं शुरू के, उसके आगे के 3 स्टेप्स ये हैं, तो करेक्ट आंसर है बी एंड डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following advocates the application of the methods of natural sciences to the study of social reality and beyond? So जब भी natural sciences की जो भी हमारा methods हैं उसको हम social reality और उसकी fields में use करते हैं, that is called your positivism. In which of the following strategies of cooperative learning students are separated into an inner circle and outer circle? So आपको बोला है कि cooperative learning का type है जिसमें स्टूडेंट्स को 2 सर्कल में डिवाइड किया जाता है, एक आउटर सर्कल बन जाता है, एक इनर सर्कल बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हैं और कुछ बच्चे इस तरीके से बाहर सर्कल बनाकर बैठे हैं। स्टूडेंट्स इन इनर सर्कल डिस्कस एंड स्टूडेंट्स इन आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन। ये बोल रहा है कि जो अंदर वाला सर्कल है ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं किसी एक गिवन टॉपिक को, और बाहर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुन रहे हैं, उस चर्चा को सुन रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम का प्रकार है? ऑप्शंस है स्नोबॉल, फिश बाउल, जिगसॉ, थिंक पेयर शेयर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है
वो हम देखेंगे जिगसॉ। जिगसॉ जो होता है ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का ही टाइप होता है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उनको जितना भी नॉलेज है वो डिस्कस करते करते स्टूडेंट उस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसमें किसी भी तरीके का इनर सर्कल या आउटर सर्कल नहीं होता, तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ बच्चों में यही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पे हम अब डायरेक्टली जाते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फिश बाउल। सो फिश बाउल की डायरेक्ट डेफिनेशन यही है कि इसमें 2 सर्कल बनाए जाते हैं, अंदर के सर्कल वाले बच्चे डिस्कस करते हैं और बाहर के सर्कल में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। सो लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतर कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा फिश बाउल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? So curriculum development models के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। 4 मॉडल्स के नाम दिए हैं, ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबाज मॉडल, वेनस्टीन एंड फैंटिनी मॉडल और रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। ये सब क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास करने के मॉडल्स हैं जो आपको रूल्स बताते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें आपको बोला है कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इनमें से कौन सा है। सो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है टाबाज मॉडल, ठीक है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल मॉडल है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रोजर और ये दोनों ऑप्शन 3 रोजर और विंस्टन और फेंटिनी बोले, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, ठीक है। सो टेक्निकल एंड साइंटिफिक में एक तो टाबाज मॉडल आ गया, दूसरा होता है हनकिंस मॉडल, ठीक है, हनकिंस मॉडल, और तीसरा होता है गुड लैड मॉडल। तो ये 3 क्या है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आया है। Which of the following statements best describe brainstorming method of teaching? So brainstorming बुद्धिशीलता पद्धति को सबसे अच्छा कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब जिन बच्चों को तो टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो तो अपना वहां पर बात रखेंगे, सबके सामने नॉलेज शेयर करेंगे। जिन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है वो यहाँ पर सुन सुन कर ही चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। दिमाग पर जोर लगाना, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, कि छोटी सी प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, यानी कि बस जैसे टीचर्स आते हैं लेक्चर देते थे ट्रेडिशनल तरीके से, वही लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ये गलत होगा। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो थीम बेस्ड इंटरेक्शन तो होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब बोला है कि 2-3 आंसर अगर आपको सही लग रहे हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा, तो बेस्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। What is the correct sequence of stages in cycle of experiential learning? So अनुभवात्मक अधिगम के चक्र में चरणों का सही क्रम आप लोगों को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस है उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है। तो एक ठोस एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए, तो ए सबसे पहले आएगा। ये 2 ऑप्शंस हमने डिलीट कर दिए। इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाएगा और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस सही है, ए बी सी एंड डी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, समझ वो चीजें आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे
डिफाइन कर देंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस कि कितना एक्सपीरियंस है आपके पास सेम चीज पढ़ने का। कंसाइज आउटकम्स नहीं। संक्षिप्त में परिणाम नो। एकेडमिक अचीवमेंट नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स कि इच्छित सीखने के परिणाम कि जो आप सीखना चाहते थे वो आपने सीखा या नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Which of the following is considered as objective of language understanding? So भाषा की समझ के लिए यहाँ पर उद्देश्य के बोले गए हैं। कौन सा सही होगा? यूज वोकैबुलरी, शब्दावली, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, हिंदी की वोकैबुलरी को यूज करना, नो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगला है स्टेट द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स की जो भी उस पर्टिकुलर जो भी बात हमने बताई, जो भी हमने आपको सिखाया, उसका मेन थीम क्या थी, अपने शब्दों में उसको बयान करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती ही यही है। जैसे आप लोगों को यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक पैराग्राफ के बेस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार ये होता है कि बताइए जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा उसमें क्या उसकी थीम निकल कर आ रही है, वो अपने शब्दों में बताओ। तो वो सेंट्रल थीम होती है अपने शब्दों में जो लिखते हैं, दैट इज टेकन अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मैटर रिलेटेड टू व्हाट। सो कॉग्निटिव मैंने आपको बताया है मेंटल एबिलिटीज कि कोई बच्चा कितना सीखता है, कितना याद रखता है, उसकी दिमाग की स्थिति क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। तो इमोशंस है नो, फैंटेसी है नो, एस्केपिज्म है नो। सही आंसर क्या है? नॉलेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन। एज पर दी मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, while teaching data handling, learning objectives could be, so it could be to learn to collect and present the data कि आप कैसे मैथ्स के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर कैसे उसको प्रेजेंट करते हो ताकि बच्चे आसानी से इजीएस्ट वे में उसको समझ सकें। टू लर्न टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम डेटा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका निष्कर्ष निकालकर बच्चों को लास्ट में जरूर बताना है। टू लर्न टू ड्रॉ अ बार ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट डेटा कि जो भी डेटा आ रहा है उसको फोटोज के जरिए, एक ग्राफ के जरिए बच्चों तक प्रेजेंट करना ताकि वो उसको आसानी से समझ सके। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि एक बच्चे की, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड, एक बच्चा किस कल्चर से आ रहा है उसका उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आप अगर देखो एक बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल, एक सिटी का बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छी बैकग्राउंड उसकी क्वालिफिकेशन की है, वहां से आ रहा है तो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में, और एक बच्चा जो छोटे से गांव से बचपन से सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये बोल रहा है कि जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अचीवमेंट पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। Knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of what? So एक example यहाँ पर दिया है, इसमें बोला है कि आपको पता है कि अपनी बहन की तुलना में बीज गणित यानी कि अलजेब्रा आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, इस अभ्यास करने से सुधार कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है सेल्फ रेगुलेशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर ऑटोमेशन। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस सवाल में ये समझना है कि आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक पर्सन की, ठीक है, किसी एक पर्सन की मेंटल एबिलिटीज को किसी दूसरे पर्सन की मेंटल एबिलिटीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो वहां पर हमेशा मैंने आपको बताया है कि मेंटल एबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव तक आप पहुंच गए। एंड जब भी कंपैरिजन किया जाता है मेंटल एबिलिटीज का तो उसको मेटा कॉग्निशन कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो देखिए मेटा कॉग्निशन में एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो जब भी हम अपने थॉट प्रोसेस को समझते हैं,
उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है? आपको मैक्सिमम, जैसे मुझे पता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में मैथ करती हूँ, बीच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। तो ये मेरी मेटाकॉग्निशन है। अतिसंज्ञता है कि मुझे पता है, मैथ्स मुझे टफ लगता है, तो मुझे अपनी अवेयरनेस है, अपनी एबिलिटीज़ की अवेयरनेस है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। समझ गए? स्टेटमेंट 1 बोलती है, मेटाकॉग्निशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो अभी हमने पढ़ा ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था। इसमें बोल रहा है कि मेटाकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग होती है अपने लैंग्वेज के यूज की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको क्या बताया, मेटाकॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन थॉट प्रोसेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी अवेयरनेस को समझना मेटाकॉग्निशन कहलाता है, जिस वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, निमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी मेटाकॉग्निशन की डेफिनेशन है। मेटाकॉग्निशन होता है प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट द नॉलेज अबाउट ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो न्यूमेनिक्स क्या होता है? न्यूमोनिक्स बेसिकली इट रेफर्स टू टेक्निक और स्ट्रेटेजीज यूज टू इम्प्रूव द मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है, या फिर रिटेंशन पावर है, या रिकॉल करना किसी इंफॉर्मेशन को, वो पावर है, उसको बूस्ट अप करना, उसको एनहांस करना, जो प्रोसेस कहलाता है, उसको न्यूमोनिक्स बोला जाता है, स्मृति विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज पढ़ी हुई थी, मैं उसको रिकॉल पेपर में नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस एबिलिटी को, अपनी उस पावर को कैसे बूस्ट अप करूंगी, उसकी प्रक्रिया को कैसे बढ़ाऊंगी, उस प्रक्रिया को न्यूमोनिक्स कहा जाता है। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर हियर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Which of the following is National Coordinator of Swayam courses for non-technical post graduation एजुकेशन? सो बहुत आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है कि स्वयं प्रभा में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? ये अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग फील्ड में कोर्सेज डेवलप करने और उनको हैंडल करने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल, नाम में ही टेक्निकल लिखा हुआ है और हमें नॉन टेक्निकल टर्म को ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो इसमें भी देखिए टेक्निकल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी आप लोगों का नॉन टेक्निकल तो है, ठीक है, लेकिन साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बोली गई है। ठीक है, साथ में एक चीज और बोली है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एनसीईआरटी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए यूजफुल है। तो करेक्ट आंसर तक हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। Which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory? ओके, सो हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी नाम का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? सो यहाँ पर आपको बोला है इम्प्लिसिट मेमोरी के सब डिवीजन, यानी कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, एंड ये अनकॉन्शियस होती है, वो तो चलो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अनकॉन्शियस मेमोरी का मतलब होता है कि ये ऐसी मेमोरी है जो खुद हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। अब जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपने स्पेसिफिकली किसी चीज को पढ़कर याद नहीं रखा है, आप कहीं घूमने गए हो, वो मेमोरीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लंबे समय तक रहती है और जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, सो अब इसके सब डिवीजन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा घुमाकर।
तो सबसे पहला पॉइंट है प्रीमिंग। तो प्रीमिंग इम्प्लिसिट का ही टाइप होता है। प्रोसीजरल मेमोरी भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है। एंड साथ ही आपके पास एक टर्म आती है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, ये भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है। तो ए सी एंड डी हम लोगों को मिल गया है। इसके अलावा ए सी एंड ई, सॉरी ई नहीं, डी नहीं है, ई है, बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 2 है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? ये एक्सप्लिसिट का टाइप है, ठीक है, इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। जैसे इस बार इम्प्लिसिट पूछा है, अगली बार एक्सप्लिसिट पूछा जा सकता है। एपिसोडिक मेमोरी एक्सप्लिसिट होती है। जैसे कि कोई जगह, कोई टाइम, कोई प्लेस आपको याद है, किसी जगह पर जाकर आपको कुछ लोगों की याद आती है, ठीक है, वो सब एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? जैसे कि आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के फैक्ट्स कुछ कुछ याद रखते हो, तो वो सब आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जाता है। ओके, सो इस हिसाब से आप लोगों को सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन व्हाट? सो मीडिया गुणवत्ता, मीडिया आप लोगों को पता है टीचिंग लर्निंग में भी, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। सो मीडिया की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम किन किन चीजों पर फोकस करता है? इवैल्यूएशन, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, फीडबैक। ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन इसमें आ गया है, कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? इवैल्यूएशन, अब किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसको इंप्रूव करना है, तो मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि कहाँ पर कमी आ रही होगी। ऑडियंस को कंट्रोल कर लेंगे तो वो उस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। मॉनिटर करना भी जरूरी है, ध्यान रखना भी जरूरी है। उसके बाद एजुकेशन भी ज़रूरी है मीडिया के साथ-साथ। अब सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, साथ में उसका फीडबैक होना भी ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है ए, सी, डी एंड ई ओनली। Which of the following are the irrelated phrases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? तो यहाँ पर बोला है कि शिक्षण, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टूडेंट के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टिमुलेट करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए जॉन केलर ने कुछ फेजेस बनाए थे। आपको वो फेजेस बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेंशन, अथॉरिटी, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन। सो अटेंशन का मतलब होता है कि ये बोल रहे हैं कि हर बच्चा अगर ध्यान देता है, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी सामने से कोई कुछ बोल रहे हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाता है तो वो लर्नर मोटिवेटेड भी रहेंगे और उनकी लर्निंग जो है वो लंबे समय तक रहेगी। तो अटेंशन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आप सब देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरे नंबर पर आ रहा है अथॉरिटी। अथॉरिटी होने की यहाँ पर कोई बात भी नहीं है, ठीक है। प्राधिकार होना या नहीं होना लर्नर की मोटिवेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलेवेंस का मतलब है कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या वो सीखना चाहता है, उसके रिलेवेंस में हम लोग बात करें। कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो होगा ही। और लास्ट है सेटिस्फेक्शन, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम की और स्टूडेंट्स की लर्निंग की जो सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर्स क्या आ जाएंगे? ए, सी, डी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a major advantage of online learning over offline? ऑनलाइन, अब देखो आप लोग मेरे ये सेशंस देख रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग आज तक स्कूल में आप लोगों ने की है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लिमिटेड एक्सेस कि आप लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता, सीमित पहुंच है, ठीक है, सीमित लोगों तक ही इन वीडियोस की पहुंच हो सकती है। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कहीं पे बैठ के भी पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपका मन करे। अब जैसे ये सेशंस मेरे सुबह 7 बजे अगर होते हैं, तो आप लोग इन सेशंस को हो सकता है 5 दिन बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो या सेम डे पे रात को देख रहे हो, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कॉस्ट ज़्यादा है, फ्री वीडियोज़ मेरी यहाँ पर आप देख रहे हो तो कॉस्ट ज़्यादा है? नहीं है, फ्री में तो है। इंटरएक्टिविटी, अंतर गतिविधि भी नहीं होती है, तो क्या इसकी एडवांटेज है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कभी भी कहीं से भी अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकता है।
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये जून 2023 का पेपर का क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड ओनली इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। सो ये बोल रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, जो कि एनईपी ने रेकमेंड किया था, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, सिर्फ वही इसको अडॉप्ट करेंगी, वही इसको यूज करेंगी, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ये तो गलत है। सीबीसीएस सेंट्रल, प्राइवेट, पब्लिक सब यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल एक रूल बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स। आपके कोर्स का जो आपने सीखा है, उसका जो आपका आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से ये आपको क्रेडिट देती है। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 बोलती है मूडल इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो मूडल क्या होता है? मूडल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली एक एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसमें जो भी टीचर्स हैं, वो अपलोड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रीडिंग मटेरियल को, एंड स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली उसको पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। एंड मूडल के अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्कूलॉजी। ठीक है, स्कूलॉजी। एक काम करती हूँ स्टूडेंट, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू मैंने आपको बता दी। दूसरा है मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सर्वे अगर करना है आप लोगों को बच्चों का, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस लेवल के बच्चे को कितनी किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए जो एक टूल बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड मेंटीमीटर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन टीचिंग टूल्स दिए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एडवांटेजेस दिए हैं उसके टीचर्स के लिए। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने अभी पढ़ा। ठीक है, देखते हैं इसी में से आंसर। एनकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोलेबोरेशन, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट क्विकली एंड इजीली, ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक। सो कीवर्ड्स हैं ये, मैं आपको कीवर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक कीवर्ड है ये वाला, ग्रेडिंग एंड फीडबैक। ठीक है, ये है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कीवर्ड है एक। अगला है स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड और ग्रेड्स को मैनेज करने के लिए। डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशंस, कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स। रिमोट लर्नर्स क्या होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास में आकर नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो घर पर बैठकर ही क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सही उत्तर हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जाएगा स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उनके ग्रेड्स को और रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करना, साथ ही उनको आसानी से हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो फर्स्ट का थर्ड है। सो फर्स्ट का थर्ड यहीं से हमें आंसर मिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशन। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल पे जब क्लासेस होती हैं, तो इंटरेक्शन बच्चों और टीचर के बीच में होती है, तो वही चीज यहाँ पर बोली है। डिस्कशन फोरम बोल रहा है कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बात की जाती है। ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में क्या होता है? ऑनलाइन असेसमेंट मूल्यांकन करना, यानी कि ग्रेड देना बच्चों को, उनको फीडबैक देना। असेसमेंट करना का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। तो ये कुछ कीवर्ड्स के साथ मैंने आसानी से आपको आंसर्स बता दिए हैं। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एज इट इज आएंगे। A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है, तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की, तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा? ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट। सो फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है?
क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को। तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है, नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट, बोलकर। कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है। सो ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है। तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है, एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो उन सब चीजों को, बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है। उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास। तो स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है, ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट? सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है। बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students feeling। तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है, जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट। सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं। एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं। हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही
वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा। हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊं, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज को लिखती थी, एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीजें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि दो बच्चों में फर्क है, सिर्फ एग्जाम्पल में दो बोल रही हूँ, फर्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, नो। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, नो। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, नो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है, एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग, लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलेबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलेबोरेशन के जरिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज इट इज यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते। ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, की बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया, उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो कहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विजेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो कहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है तो वो कहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what? So देखिए, टीचिंग लर्निंग के दौरान जब क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उनके ही पिछले परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो कौन सा मूल्यांकन, वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स में से ये क्वेश्चन आया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, यूनिट टेस्ट 2 में, यूनिट टेस्ट 3 में कितने मार्क्स आए हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो सही हो रही है या फिर स्टूडेंट और पीछे की तरफ को जा रहे हैं। तो इस इवैल्यूएशन को कहा जाता है, ऑप्शंस हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तो हम ढूंढते हैं कि बच्चे को लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अगली है समेटिव। समेटिव इवैल्यूएशन वो होती है जिसमें ग्रेड्स, परसेंटेज या फाइनल रिजल्ट्स बच्चे को बताए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन है इप्सेटिव असेसमेंट, तो ये है इसका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको नोट करना है, एग्जाम में इप्सेटिव एक टर्म नई आई है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डीटीएच चैनल्स। सो देखिए, स्वयं प्रभा हमें पता है कि डीटीएच चैनल सर्विसेज के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचाते हैं एंड इसमें टोटल 40 डीटीएच चैनल्स होते हैं, राइट। सो स्वयं प्रभा किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको MHRD के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही क्विक MCQ सेशंस को हम एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करें तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर करने में। सो अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ थ्योरीज बनाई थी जिसमें कि वो 4 स्टेजेस पर काम करते हैं। ओके, ये 4 स्टेजेस के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनको सिर्फ एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करना है। सो सबसे पहले जो छोटे बच्चे से शुरुआत पियाजे ने की थी, इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है वो जो भी चीजें सीखता है वो अपनी सेंसेस यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है, आसपास के लोगों को सुनकर, उनको ध्यान देकर, उन सब चीजों से छोटा बच्चा सीखता है सेंसेस से। तो सेंसेस से आपने याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन। ओके, सो सेंसरी मोटर स्टेज दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी से हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी के भी देख लेते हैं। अगला है प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि 2 से
5 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। ऑलरेडी ये वीडियोस हमने ऐप में पड़ी हुई हैं, आप उसको जरूर देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। तीसरा स्टेज आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें कि 5 से 7 साल के बच्चे को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे सेंसरी मोटर के कीवर्ड है सेंसेस, अपनी इंद्रियों से बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा इमेजिनरी जिंदगी में जीता है, यानी कि इमेजिनरी जिंदगी मतलब वो सब सुपर हीरोज ये सब चीजों को ना सच मानते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसी। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, पहले ये बताती हूँ कि ये टॉपिक कौन सा है। ये है आपके पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में CAM मॉडल हमने पढ़ा था, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी एक पर्सन को, किसी एक स्टूडेंट को अगर हम गाइडेंस देते हैं, उनको हम किसी भी टॉपिक के लिए गाइड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ, अब हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं देंगे, समय के साथ साथ वो सपोर्ट जैसे जैसे हमें करते रहना चाहिए, जैसे जैसे वो बच्चा सीखता जाता है। तो इस टर्म को, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, अकोमोडेशन या फिर स्कीमास। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्कैफोल्डिंग। सो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, मुझे बताइए कि मुझे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग लर्नर्स। सो यही वो मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की रणनीति इसको कहा जाता है। ये मॉडल हमें बताता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पर डायरेक्ट आपको काम नहीं दे दिया जाता, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है कि कैसे उनके सॉफ्टवेयर्स, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हायर लेवल, हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो यूज की जाती है। ऑप्शंस है मेंटरिंग, कोलैबोरेशन, सोशलाइजिंग। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये वाला तो एक बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, मॉडलिंग यानी कि पहले जो आपका ट्रेनर है वो आपको काम करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ उनको देखना है। उसके बाद कोचिंग आता है, उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जो अभी तक आपने देखा उसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और स्कैफोल्डिंग होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें लगेगा कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप काम सीख रहे हो, हम अपनी गाइडेंस जो है, हम आपके साथ अपना नॉलेज तो शेयर करते रहेंगे, हम अपना जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे। ये होता है स्कैफोल्डिंग में। सो ऑप्शन बी तो सही है। एंड दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सो लास्ट क्वेश्चन में जो 6 स्टेप्स मैंने बोले थे, ये वही 6 हैं। 1, 2, 3, शुरू के 3 ये है, फिर 4th, 5th एंड 6th ये है। आर्टिकुलेशन आपको बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको बोल बोल के करो, ताकि सामने जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है वो उस चीज को सुने। रिफ्लेक्शन होता है कि जो काम आपने किया उसका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है। एंड एक्सप्लोरेशन होता है कि जो भी चीजें आपने सीखी, अब उनसे थोड़ा आगे बढ़कर आप खुद कुछ नई चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। Next question is, which of the following statements best describe brainstorming method of teaching? So brainstorming, बुद्धिशीलता, ये क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमें बोलती है जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और जो भी उनको उस चीज का नॉलेज है या नहीं है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होता वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से आइडियाज को भी जनरेट करते हैं। सही आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि जिसमें कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स जैसा पढ़ना चाहते हैं इजी वे में उनको पढ़ाया जाता है। सो ये क्या होता है, रिजिड करिकुलम, टफ करिकुलम नहीं होता है। देन वी हैव सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ बच्चों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सही होगा। इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, टीचर्स नीड है तो ये टीचर सेंटर्ड होगा, लर्नर सेंटर नहीं होगा। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर यहाँ पर नई चीजें सिखाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The channels of Swayamprabha are uplinked from BISAG. So BISAG कहां पर है ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी चैनल्स है स्वयंप्रभा में वो BISAG ने ही हैंडल किए हुए हैं, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका ऑफिस है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed. So ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बच्चे रेगुलर मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर जरूर आता होगा, है ना। तो मुझे बताइए कि कक्षा के दौरान जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है। तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूं। Next is which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure. So summative evaluation होता है at the end of the session, जैसे कि आपके final exams होते हैं जहां पर आपको grades दिए जाते हैं। ओके, so जहां पर भी स्टूडेंट्स ये टर्म नजर आएगी grades, that means we are talking about summative evaluation. Next question is लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड। ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि PYQs में वही चीजें, वही स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अभी हमने पढ़ा कि लर्नर सेंटर्ड है तो वो टीचर की नीड पर क्यों फोकस करेगा, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। A learner combines his or her previous schemas और modifies them as per new experiences। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो हमने अभी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल पढ़ा था उसी में से ये टर्म उठाई गई है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक पर्सन के पास अगर कोई पुराना नॉलेज है, मान लीजिए एक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, वो क्या होता है, वो डॉग होता है। दूसरी बार बच्चे ने आकर, बच्चे के सामने कैट आ गई, बच्चे ने उसको भी डॉग बोल दिया, लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि डिफरेंस क्या होता है कैट और डॉग में, ठीक है, वो कैसे उनकी आवाज होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमने बच्चे को बताया। तो यही चीज होती है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि लर्नर ने कंबाइन किया अपना प्रीवियस नॉलेज और अपने नए एक्सपीरियंस को भी ऐड किया और उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अडेप्टेशन या फिर इक्विलिब्रेशन। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, पुराने नॉलेज को तो रखा ही, साथ ही नया नॉलेज भी हमने दिया और डिफरेंस भी बताया कि दोनों में क्या फर्क था, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण। असिमिलेशन यहां तक था जब उस बच्चे ने 4 लेग्स 1 टेल को देख करके कैट को डॉग बोल दिया। अभी उनको नया नॉलेज नहीं दिया, हमने डिफरेंस नहीं बताया, अभी सिर्फ बच्चे ने पुराने नॉलेज को यूज किया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। ओके, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो इस पे भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। सो TSC, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सही आंसर है टाबाज मॉडल। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था लास्ट टाइम कि टाबाज मॉडल आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होता है या फिर नहीं होता है, तो आपका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। Next question is which of the following are the requirements of a good teaching? Good teaching की क्या क्या requirements होती हैं? Responsive human environment to foster exploration,
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, कुछ नई चीजों को सीखते हैं, वैसा एक एनवायरमेंट बच्चों को बनाकर देना। तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक गुड टीचर बन सकते हैं। अगला है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चिल्ड्रन एंड द ग्रुप। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चों को सिखाना कि कक्षा में, ग्रुप में आप कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एड्हेरेंस ऑफ अ रिजिड टीचिंग प्लान, टफ टीचिंग प्लान्स अगर लेकर आएंगे तो हमारी टीचिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। Next question, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? So online learning over offline learning का क्या मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं अगर हम उसको ऑफलाइन लर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो लिमिटेड एक्सेस, कि कम समय तक, जब तक कक्षा में टीचर है तब तक ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे अभी देखिए ये सेशन में मान लीजिए 9 PM पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग कोई इमीडिएटली देख लोगे, कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे, कई शायद हो सकता है बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो। तो ऑनलाइन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक एडवांटेज देता है। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, अभी बहुत बच्चे हैं जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस ही देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, इंटर एक्टिविटीज भी इसमें नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें बताता है, हर एक बच्चे को बताता है कि अगर कंबाइन होकर आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी टास्क को पूरा करना है। ओके, सो ऑप्शंस है इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक साथ बैठकर जब बच्चों को मान लो कोई टास्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, अपने मन की बातों को प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, घटती नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, फीडबैक देने की, ठीक है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो कैसे बाहर निकलना है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट इज which of the following is a game based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and survey। अब कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है हमें, और मान लो हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, जिसके लिए हमने थोड़ा एक क्विज स्टार्ट कर दिया। अब क्विज के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिसपे हम क्विज बनाएंगे। तो वो कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लासक्राफ्ट, पेडलेट, गूगल क्लासरूम या फिर कहूट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कहूट। अब ये देखिए, पेडलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर भी मुझे बताइए कमेंट करके कि पेडलेट क्या होता है। जैसे कहूट होता है ना, आपका क्विज वगैरह देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें बच्चे गेम्स के साथ साथ सीख सकते हैं कुछ भी, और एक टीचर भी कहूट में जाकर खुद के अपने एंड पर क्विजेस बना सकते हैं। वैसे पेडलेट किस लिए बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following are game based learning platforms? So खेल खेल में बच्चों को सिखाना अगर चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें है? तो देखो, सबसे पहले कहूट तो होगा ही, अभी हमने देखा, तो इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें ए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है, इसको हमने पहले ही डिलीट कर देना है। देन वी हैव बी ऑप्शन, जिसका नाम है सॉक्रेटिव, ये भी आप लोगों को गेम्स के थ्रू ही बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। क्विज नाम का भी एक एप्लीकेशन है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपने जो भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहते हैं वो कैसे इंटरेक्टिव वे में गेम्स के जरिए बच्चों से पूछें। ईपीजी पाठशाला नहीं आएगा, एडमोडो भी नहीं आएगा। ओके, तो सही आंसर है ए, बी एंड सी। ये देखिए, पेडलेट का क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, ये PYQ है आपके सामने। पेडलेट इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट क्विज, conversations and surveys।
तो ये तो पेडलेट की डेफिनेशन नहीं है ना? नहीं है ना? ये किसकी है? कहूत की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तो मुझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने वो कहूत वाला अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था, है ना? तो इसीलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सीसॉ इज एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट, पीडीएफ, ड्राइंग्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा। तो सीसॉ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जो कि बच्चों को बोलता है कि आपको पीडीएफ शेयर करनी है, ड्राइंग्स शेयर करनी है, वीडियोस के जरिए कुछ सीखना है, तो वो सब बच्चे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which tools will be used to prepare schedules and class timetables? So class timetables अगर बच्चों के लिए बनाना है एज अ टीचर आपको, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको ये हेल्प करता है। ट्रेलो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लास में टाइम टेबल बनाने में आपको मदद करता है। एंड गूगल कैलेंडर्स, टैली तो नहीं है, टैली तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, राइट? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। Who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on स्वयं प्लेटफॉर्म? तो देखिए स्टूडेंट, स्वयं प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को हैंडल करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को कौन सा कोऑर्डिनेटर हैंडल करता है। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि हर एक कोर्स के लिए एक अलग फील्ड बनाई हुई है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, कोई और कोऑर्डिनेटर है, स्कूल एजुकेशन के लिए कोई अलग कोऑर्डिनेटर है, राइट? एंड कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है कि वो जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर भी करें, उनको मैनेज भी करें और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहें। सो इंजीनियरिंग की बात की गई है, ऑप्शंस है AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC। तो देखिए स्टूडेंट्स, NCERT तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये है आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, AICTE, TE का मतलब होता है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जितने भी आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। UGC रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर नेप्टेल, दैट इज NPTEL। ये है आपका रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को हैंडल करने के लिए इन स्वयं प्लेटफॉर्म। सभी कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हो, ये फुल फॉर्म्स भी पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के कोर्सेज को ये हैंडल करते हैं। सो नेप्टेल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, एंड ये स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बनाया गया है। Which of the following is included in the teaching of understanding level? So understanding level से related terms हमें ढूंढनी है। एप्लीकेशन, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को अप्लाई करना। कंपैरिजन, एक किसी टॉपिक के बारे में हमें पता है उसको अपने किसी नए टॉपिक या अपने पुराने नॉलेज के साथ कंपेयर करना। एब्स्ट्रैक्शन, जिसको अमूर्तन कहा जाता है। और एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम नॉलेज लेने लगते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा नॉलेज होता है। अब ये जो बाकी के 3 टर्म्स हैं अपकमिंग एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स रिकॉल, रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, और रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना सुनने के बाद या पढ़ने के बाद। ये चीजें आती है मेमोरी लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है हमारे पास कंपैरिजन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल हमें बताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, 2 जगह से आपने कुछ नॉलेज लिया या 2 चीजों के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। एप्लीकेशन, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है। और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तन। तो ये शुरू के 3 ऑप्शंस जो हैं ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़े हुए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next is, which of the following model is used for the development of e-content for MOOC on स्वयं? So देखिए स्वयं के अंदर हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं,
ये 4 क्वाड्रेंट्स में एक क्वाड्रेंट ऐसा है जो हमें ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको कि हमने ई कंटेंट अभी बोला, ओके, सेल्फ असेसमेंट जिससे कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विजेस होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन की आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशन जरूर मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CBCS। तो चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कि CBCS टीचिंग में क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो CBCS is a framework to provide choices for electives and optional to students। ये बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, बट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो ये तो CBCS के रिगार्ड में सही है, तो इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये बोल रहे हैं कि CBCS को सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, ओके ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहां पर देख सकते हो आप। सो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड। सो डायमेंशनल टीचिंग एड वो कौन सा टीचिंग एड ऐसा है जो कि किसी डायमेंशन यानी कि किसी आयामी के ऊपर काम करता है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है, पिक्चर्स भी डायमेंशनल टीचिंग एड्स नहीं है, तो सही आंसर है मॉडल्स। एंड मॉडल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मॉडल बेसिकली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल चीज का, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का और रियल थिंग्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एंड ये 3 डायमेंशन पर काम करता है, ओके। A teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological plans to what? So यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। इसमें बोला है कि एक टीचर एक लेसन बना रहे हैं किस पे? सांस्कृतिक विविधताओं के ऊपर, ओके। हर एक संस्कृति में जो विविधता होती है उसके ऊपर एक लेसन प्लान कर रहे हैं स्पेशली फॉर कॉलेज के बच्चे। तो यहाँ पर क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट इसको सही डिफाइन कर रही है? लेक्चर ऑन मेजर cultural group and around the world and their traditions, no. Analyze artifacts and symbols from different cultures। अलग अलग कल्चर्स के आर्टिफैक्ट्स और उनके सिंबल्स को हमें क्या करना है? समझना है, और अपने मीनिंग में या उनको उनके मीनिंग में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। नहीं, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज अ सिमुलेशन वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर, नो। लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट अ डिबेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटीज। तो ये होगा आपका सही आंसर कि अगर हमें बच्चों को सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है तो उनकी सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, वो एक टॉपिक देकर बच्चों को बोलेंगे डिस्कस करो, तो ऐसे करके वो चीजों को ज्यादा सीख पाएंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क दिया था CBCS की फुल फॉर्म बताने के लिए। तो CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये बच्चों को अलाउ करता है टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग: इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स यानी कि जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, नो, कैटलॉगिंग सर्विसेज, नो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को ये परमिशन देता है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, मतलब देखिए मान लीजिए आप नॉन मेडिकल रखते हो तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और IP आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन CBCS हमें अलाउ करता है कि आप इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको नॉन मेडिकल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आपका मन है आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी जो कि हमें CBCS अलाउ करता है, ओके। CBCS को UGC ने लॉन्च किया है,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, उसको सीबीसीई को यूजीसी ने ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ और कि बताइए सीबीसीएस को यूजीसी ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग और उसके एग्जाम्पल्स। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। सो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है तो वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो सी को फर्स्ट से मैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरी लेवल बोलता है फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग। ये देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइज टर्म पढ़ी थी, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एनहांस स्कोप ऑफ सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में मीनिंग अगर समझना है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सेपरेट किसी वीडियो पर, सेपरेट किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी यूनिट पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद वो यूनिट भी स्टार्ट कर दूंगी। व्हाट शुड बी द एम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्यों होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के लिए पास करना मेरा उद्देश्य है? नहीं। टू डिक्टेट गुड नोट्स, आपको क्या सिर्फ अच्छे नोट्स देना? नो। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है सिर्फ वही देना? नहीं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों की थिंकिंग पावर, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 लेवल्स बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिए, हमने आपको इनके टर्म्स भी बता दिए। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते, हमने आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाई कि आप ये कीवर्ड याद रख लो, ये डेफिनेशन याद रख लो, तो आंसर इजीली आप मैच कर लोगे। तो ये बहुत जरूरी होता है थिंकिंग पावर बच्चे की बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट मॉरिसन स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो मॉरिसन ने टीचिंग के कुछ स्टेजेस बताए थे जो कुछ इस तरीके से हैं। वो बोलते हैं कि पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, रेसिटेट करते हैं यानी कि सस्वर पाठ करते हैं, उसका बोल बोल के उसको याद करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। असिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर भी आता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, हमने क्या सीखा उसके बारे में सोचना। लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टीचिंग के बारे में बहुत डीप में जाकर के सोच सकते हैं या सोचते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, देखिए एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो कर देती हूँ आपकी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम टीचिंग के बारे में सोचते हैं, ओके। The memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce others fact is known as। अब देखिए आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, कोई फैक्ट पढ़ रहे हो देश विदेश के बारे में, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मेमोरी जहां पर आपके रूल्स, लॉजिक, ये सब चीजें स्टोर होती हैं, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी तो नहीं होती हैं, है ना। सिमेंटिक, आइकॉनिक या जनरल, तो ये होती है आपकी सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ स्मृति। अब देखो जीके वगैरह आप पढ़ते हो, 1 टर्म में उसके आंसर्स होते हैं तो वो शब्द अर्थ होते हैं, राइट। तो शब्दार्थ स्मृति, सिमेंटिक मेमोरीज को कहा जाता है। The organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है स्कीमा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला है स्मृति में यानी कि हमारी मेमोरी में संग्रहित जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है आज तक, उसका संगठित निकाय, ठीक है, उसका जो संगठित एक साथ जो उसका
हम संगठित निकाय करते हैं जो नई जानकारी की व्याख्या, नई इंफॉर्मेशन हम उससे रिलेटेड जो भी ले रहे हैं उन सबको व्याख्या, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको स्टोर करता है और उनको रिकॉल करता है, याद करने के तरीके को पूर्वाग्रहित करता है। ठीक है, याद करने के तरीके को क्या करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे को बताता है, पूर्वाग्रहित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में जो चीजें होती हैं उसको स्कीमा कहते हैं। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। देखिए, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं क्लासरूम में, जहां पर एक्टिव भी हैं हम और इंटरएक्टिव भी हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो हम उनको अच्छे से सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं एट अ वेरी हाई लेवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो वो कौन से टीचिंग के लेवल में होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, यानी कि हम सुन भी रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टर्म इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल। Which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level समझने की चीजें होती हैं, तो इसका सही आंसर है teaching is comprehend, teaching to comprehend the concept। अवधारणाओं को समझना या समझाना यहाँ पर सीखा जाता है। अब जैसे मेमोरी लेवल में आपको ABCD सिखाया जाता है, ABCD का एक्चुअल मीनिंग, उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, Which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step-by-step presentation of to promote retention of facts and facts presented. Okay, so इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए कि सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप रिटेंशन टर्म मैंने क्या बताई, रिटेंशन और फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है आपका मेमोरी लेवल, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है। Giving a large number of positive and negative examples to explain concepts, ये PYQs में से स्टेटमेंट आई है एज इट इज, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स देकर उसको समझा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है। इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती स्टोर करनी है बस इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लेवल में होता है। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बताता है। ये हमें बताता है कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एप्पल खाने के काम आता है, बॉल खेलने के काम आती है, तो फैक्ट्स के बारे में भी समझाता है और उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं या रिलेशन है वो भी बताता है। तो बी एंड डी हमारे पास सही आंसर होंगे। ठीक है, MOOCkit is one of the projects serving currently for providing online education. It is offered by, so MOOCkit जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफर किया गया है IIT कानपुर, बॉम्बे, IISc, IIT मद्रास। so इसका सही आंसर है IIT कानपुर। ओके, सो अगेन देखिए CBCS का क्वेश्चन लेकर आई हूं। In CBCS, ability enhancement courses are of two kinds. इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धि के जो पाठ्यक्रम होते हैं CBCS के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही दो ढूंढने हैं। एबिलिटी एनहांस्ड कंपल्सरी कोर्सेज, ये बोलता है कि एबिलिटीज को, किसी पर्सन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपल्सरी कोर्सेज इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्किल एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी कंपल्सरी कोर्सेज हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज नहीं है, स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज भी नहीं है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ए एंड बी। ओके, वैसे तो देखिए यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करना एक बच्चे के लिए ओपन है बिल्कुल, वो चाहे तो जो मर्जी इलेक्टिव, जो मर्जी मेन सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, बट स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए जो आप एक बार कोर्स सेलेक्ट करते हो वो फिर आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, Which of the following methods are learner centered teaching methods? So learner centered, जिसमें learner focused होते हैं, learner के पास, स्टूडेंट के पास एक पूरा अधिकार होता है कि वो स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब टॉपिक रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, एंड जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो टीचर को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो
लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसमें एक्टिव लर्निंग आती है कि बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये भी सही है। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, सो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग भी सही है लर्नर सेंटर के रिगार्ड में। पैसिव लर्निंग यहाँ पर नहीं होती है, पैसिव लर्निंग आपकी टीचर सेंट्रिक मेथड में होती है। ठीक है, तो सही आंसर है ए, बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। What is true about non-formal learning environment? Non-formal learning environment क्या होता है? Learning does not take place in structured way. Okay. नॉन फॉर्मल, देखिए फॉर्मल लर्निंग होती है जो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई जाती है, नॉन फॉर्मल होती है जो आपको गेम्स के थ्रू, इनफॉर्मल भी इसको बोल सकते हैं, जो गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती, पोएम्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, सो इसमें कहा गया है नॉन फॉर्मल के अंदर कौन कौन सा आता है। ट्रू स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड वे, सो स्ट्रक्चर्ड वे में टीचिंग नहीं होती है, लर्निंग नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, अगर बच्चों को पोएम के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं तो वो प्लान चीजें होती हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ट्रू बोला है तो गलत होगी ये। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर में लर्निंग होती है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये होती है, देखिए यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर सही होगा ये। ठीक है, टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा सा बाहर ये निकल के काम करती है, ऐसा बोला जा रहा है। इंटेंट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि आज बच्चे को हम पोएम के थ्रू या किसी भी तरीके से इनफॉर्मली ये टॉपिक सिखाएंगे, तो प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, जो कि बिल्कुल सही। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी एंड ई ओनली। ओके, राइट, सो आई होप स्टूडेंट्स यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, जो भी नेक्स्ट यूनिट आप चाहते हो उस पर मैं जरूर एग्जाम से पहले क्विक एमसीक्यूज के जरिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।